हेलो डियर, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वैसे आप लोग की डिमांड के कारण मैंने ला ही दिया है आखिर आप लोग के लिए जीके पे वीडियो। तो ये जो भी वीडियो है इस पे मतलब आपको करंट अफेयर भी मिलेगा, हिस्ट्री भी मिलेगा, जियोग्राफी भी मिलेगा, सभी चीज़ें संविधान से रिलेटेड भी क्वेश्चंस मिलेगा। और मजे की बात तो ये है कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो प्यारे बच्चों, ये रहा करंट अफेयर से हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इन ईयर 2022 में टोटल कितने लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया था। यानी कहने का मतलब है कि हैज बीन ऑनर्ड विद द पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड कितने टोटल लोगों को दिया गया है। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, जब मैं पद्म अवार्ड बोल रहा हूँ तो यहाँ पे पद्मश्री की भी बात कर रहा हूँ, पद्म भूषण की भी बात कर रहा हूँ, पद्म विभूषण की भी बात कर रहा हूँ। टोटल मिला करके आपको बताना है। तो ये जो हमारा नंबर दिया गया था प्यारे बच्चों, ये देखो ये बहुत ज़्यादा लोगों को दिया जाता है। अगर आपने कभी भी प्रेसिडेंट वाले देखे होंगे वीडियोज वगैरह कि कैसे हमारी जो प्रेसिडेंट होती है वो देती हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू अभी है तो दे रही थी। तो इस समय हम लोग को टोटल 128 जो लोग थे उनको दिया गया था, ये पद्म अवार्ड से पूरा सम्मानित किया गया था। और प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना कि ये जो पद्म अवार्ड है इसमें हमारा पद्मश्री भी है, पद्म भूषण भी है, पद्म विभूषण भी है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये आप याद कर लेना, टोटल 128 लोगों को 2022 में दिया गया था। ये करंट अफेयर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो का कौन सा कंट्री है जो 31st मेंबर ऑफ नाटो कंट्री, मतलब नाटो का सदस्य बना है, वो 31वां कंट्री कौन सा है। पहले तो आपको देखो इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि नाटो में टोटल अभी तक कितने कंट्री हो चुके हैं, तो टोटल 31 कंट्री हो चुके हैं, क्योंकि 31 लास्ट कंट्री हाल फिलहाल में ज्वाइन किया है। अप्रैल 2023 में ही ये कंट्री ज्वाइन किया है, 4 अप्रैल 2023 को। अभी मैं उसके बारे में बता दूंगा। साथ ही साथ आपको नाटो का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, नाटो का हमारा जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है ये पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस में इसमें आपको समझा दूंगा, अच्छे से बता दूंगा। तो पहले तो आप ये जान लो कि जो नाटो कंट्री जो ज्वाइन किया है अभी, जो हाल फिलहाल वाला जो देश है वो हमारा फिनलैंड है। फिनलैंड ने 4 अप्रैल 2023 को नाटो ज्वाइन किया था। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि फिनलैंड जो है वो नाटो का न्यूएस्ट मेंबर बना है। और ये घटना जो है ये 4 अप्रैल को हुआ था, 4 अप्रैल को उसने ज्वाइन किया था। और इसमें देखो नाटो का जो आप लोग का फुल फॉर्म है उसको भी आप देख लो। यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी विद द यूनाइटेड स्टेट। ये आप पूरे एकदम ध्यान रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ये हमारा नाटो का फुल फॉर्म है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इसको तो आप जरूर एकदम ध्यान में रखना। और एक और इम्पॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों कि हमारा जो नाटो का हेड क्वार्टर है वो हमारा देखो ब्रुसेल में है। ये भी आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सी कंट्री जो है वो सार्क का मेंबर नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो ये 4 कंट्रियों का लिस्ट इसमें से आपको बताना है। पहली बात तो देखो आपको यहाँ से कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बात तो ये जो सार्क है, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, और सार्क में टोटल कितनी कंट्री है, और टोटल कंट्रियों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको बता दूंगा। पहले देखो जो कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है वो हमारा यहाँ पे चाइना है। ये हमारा चाइना जो है इसमें सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क के में जो टोटल मेंबर हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, उनको याद करने का ट्रिक भी आपको बता दूंगा मैं आपको। तो इसी वीडियो में आगे चलिए मैं देख लेता हूँ। यहीं पे मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा है पूरा अच्छे से, ताकि आपको बता सकूँ। देखो चाइना जो है यहाँ पे वो सार्क का मेंबर नहीं। सार्क का जो हमारा फुल फॉर्म है वो हमारा है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये आप पूरा ध्यान रखना, सार्क का फुल फॉर्म। साथ ही साथ प्यारे बच्चे इसमें जो मेंबर्स है, जो टोटल कंट्री है वो हमारा इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, मालदीव है, श्रीलंका है एंड बांग्लादेश है। यानी टोटल 8 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पे देखो सार्क कंट्री का नाम याद करने के लिए आपको MBBS पेन याद कर लेना है। प्यारे बच्चों अगर आप MBBS पेन को याद कर लोगे तो M से मालदीव, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका MBBS हो गया, और पेन से P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया एंड N से नेपाल। यानी MBBS पेन बस आप याद कर लो MBBS और फिर PAIN। MBBS पेन आप याद कर लोगे तो आपको पूरा सार्क कंट्री का नाम याद हो जाएगा। टोटल 8 कंट्री है, इसमें सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये एकदम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दिया। इसी बात पे प्यारे बच्चों अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं।
सो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए एक बहुत 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 बेहतरीन ऑफर है। देखिए, जेएनपी पाठशाला ने आप लोगों के लिए स्पेशली क्या किया है कि क्वेश्चंस बैंक बनाया है, और उसमें क्या होगा कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लगभग आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, आप यकीन मान करके चलो कि आपको 400 4 25 यानी आपको 2000 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरा का पूरा हर एक सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट वाइज मिलेगा कि हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का। और आपको लैंग्वेज की भी वेरिएंट नहीं मिलेगी। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपको हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश में मिलेगा। और जेएनपी पाठशाला का ये जो कोर्स है ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और ये सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में यानी 49 रुपये में पड़ेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा करके वहाँ से डायरेक्ट उसको परचेस कर सकते हो। और परचेस करने के बाद से कुछ देर का वेट करना, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बाई चांस मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि वेबसाइट वगैरह थोड़ा प्रॉपर तरीके से काम ना करे, किसी को पीडीएफ नहीं भी मिलता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है अगर आप कोर्स परचेस करते हो, तो मैं उसको ऐड कर दूंगा आपको कोर्स में। और नहीं तो आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे मेरा ईमेल वगैरह है। तो अगर आप 20 अप्रैल से पहले हमारा कोर्स खरीदते हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कोर्स एक साथ दे दिया जाएगा, सिर्फ 49 रुपये में ही। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जल्दी जा करके इस ऑफर का लाभ उठाओ। ये सिर्फ आपको 20 अप्रैल तक ही ऑफर दिया जाएगा। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसको सॉल्व करने के लिए आपका टाइम। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑपरेशन मेघदूत 1984 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब बोल रहा है कि जो ऑपरेशन मेघदूत हुआ था 1984 के समय, वो किस स्थान से संबंधित है। तो वैसे तो आपको अगर कुछ हिस्ट्री का नॉलेज होगा तो आपको पता होगा, या अगर आप इंडियन आर्मी, वैसे शायद ये चीज आपको पता है कि ये चीज जो हुआ था वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए हुआ था, जिस समय कि पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो आपको थोड़ा सा और डीप नॉलेज दे देता हूँ कि ये जो 1984 दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल 1984 के दिन ये सभी चीजें हुई थी। और उस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। आप ध्यान देना, इंदिरा गांधी 1984 में पीएम थी, और उसी समय कुछ ही महीनों के बाद से इनका देहांत हो गया था। और 1984 में ही अक्टूबर के मंथ के समय में राजीव गांधी पीएम बने थे हमारे कंट्री का। यानी ये जो 1984 है, ये कई मुद्दों से महत्वपूर्ण है। तो इस डेट को आप थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर टू स्टेट। एक स्टेट के मुख्यमंत्री बनने के लिए, एक राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो कितनी एज की होनी चाहिए। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो न्यूनतम एज है वो 25 ईयर्स है। यानी जो भी बंदा 25 ईयर्स का है और वो भारत का नागरिकता उसको प्राप्त है, नेशनलिटी, उसके बाद से वो किसी एक जगह से अगर एमएलए है तो चाहे तो बन सकता है। और ये सीएम के ऊपर एक काफी अच्छी मूवी भी है, सीएम भरत, महेश बाबू की है, साउथ में। आप चाहो तो देख भी सकते हो, वहां पे सीएम के कैरेक्टर को काफी अच्छे रूप से दिखाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। क्वेश्चन में बोल रहा है गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग टू विच कंट्री। अब बोल रहा है कि जो विजय सिंह है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जो गोल्फ के प्लेयर है, काफी ये फेमस प्लेयर है। अगर आपको स्पोर्ट में रुचि होगा तो आप इनके बारे में जानते होंगे, अगर नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं आपको तो बताऊंगा ही। तो वैसे अब इनका नाम विजय सिंह है। तो वैसे तो नाम से ही लग रहा है कि ये इंडिया के होंगे। वेल, अगर आपने भी इंडिया चुना है तो ये गलत है, ये इंडिया के नहीं है। अब ये इंडिया के तो है नहीं, यूके के भी होंगे नहीं और यूएसए के भी होंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों कंट्री में तो नाम अलग अलग होता है। लेकिन एक कंट्री बचा है हमारे पास, फिजी। तो ये एक फिजियन है, क्योंकि फिजी में भी कुछ इंडियन नाम मिलता जुलता है, और ये एक इंडो फिजियन है। यानी इनके मदर या फादर में से कोई ना कोई इंडिया से बिलोंग किया है, या इनके किसी न किसी फैमिली से। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ये क्वेश्चन काफी ही कॉमन क्वेश्चन है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में लगभग पूछ ही देता है बड़े बड़े। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है द वर्ड सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम। अब बोल रहा है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो यजुर्वेद है, अर्थवर्थ वेद है और साम वेद है, ये तीनों वेद हैं। तो शायद आपने अगर वेद पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये वेद से तो नहीं लिया गया है हमारा सत्यमेव जयते। तो ये कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो वैसे ये भी आपको पता ही होगा, इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा MS स्वामीनाथन। ये आप कहीं चाहो तो लिख भी सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या किसी कॉपी पे लिख लो तो आप लोग के लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो डियर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है भारत में राज्यसभा का सभापति कौन होता है।
यानी अगर आप इंग्लिश में देखो तो हु बिकम्स द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इन इंडिया, तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो हमारे होते हैं उपराष्ट्रपति, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, और मुझे विश्वास है कि इसके ज्यादातर जो आंसर्स देंगे आप लोग रॉन्ग दोगे, यानी गलत दोगे। मुझे पता है सभी बच्चे ने ऑप्शन ए पे बोला होगा, बट डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, हसरत मोहानी। आप याद कर लो, हसरत मोहानी ने 1921 के करीब, शायद मैं डेट करेक्ट बोल रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, आप चेक कर लेना, उसी समय इसको लिखा था। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये कवि भी थे, तो इन्होंने ही लिखा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने इस वर्ड को फेमस किया। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है हाल ही में टीएम कल्याणन का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने न्यूज देखा होगा तो शायद आपको पता ही होगा। ये जो थे ये तमिलनाडु से थे, ये शायद तमिलनाडु में किसी क्षेत्र में एमएलए थे, इनका निधन हुआ। ये यानी पॉलिटिकल क्षेत्र से थे, राजनीतिक क्षेत्र से थे। मैंने ये सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर के बेस पे भी रख दिए हैं ताकि आपको विश्वास हो सके कि करंट अफेयर से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है कुल्लू तथा कांगड़ा की घाटियां स्थित है, द वैलीज ऑफ द कुल्लू एंड कांगड़ा आर सिचुएटेड। यहाँ पे देखिए, आपने कुल्लू का तो नाम जरूर सुना होगा, ये काफी एक फेमस जगह है। और कुल्लू और कांगड़ा है, ये आपको मे भी पता भी होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो अगर आपका भी लाइफ आप सोचते हैं थोड़ा बाद में जब पैसा कमाएंगे घूमने वगैरह के लिए, तो इन सभी को अपने लिस्ट में शामिल कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या, द नंबर ऑफ द ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये जो हमारा ये ऑप्शन नंबर 6 होगा, जिसमें कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये भी आता है हमारा, उसके बाद से जो WHO हमारा है वो भी आता है। इस तरीके से करके इसके 6 भाग है। खैर, आपको उन सभी को याद करने की जरूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। वैसे देखिए, जे फॉर जापान और जे फॉर जुडो होता है, तो जे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जुडो। तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है ये जुडो है, और भी देशों का राष्ट्रीय खेल याद कर लेना। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसे हमसे पूछ रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या। आप देखिए, बांग्लादेश का जो मुद्रा है वो हमारा टका है। सो स्टूडेंट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है। यहाँ पे पूछ रहा है केंद्रीय कार्यालय कहाँ है, यानी वेयर इज द सेंट्रल ऑफिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो सेंट्रल ऑफिस है वो हमारा मुंबई में है। इससे पहले था वो हमारा कोलकाता में था, लेकिन बाद में उसको मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा जिम कॉर्बेट वन अभयारण्य, यानी जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारा कहाँ स्थित है, यानी वेयर इज लोकेटेड जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो हमारा ये उत्तराखंड में, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन था, ये मैंने 6th क्लास के लिए रख लिया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले इसको सेलिब्रेट किया था, ये हमारा 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और जब ये सेलिब्रेट किया जाता है तो हम सभी लोग स्टेटस पे पेड़ों का फोटो लगा करके वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट कर देते हैं, लेकिन अगले दिन हम भूल जाते हैं कि जो पेड़ हम स्टेटस पे लगाए थे उसका ख्याल भी रखना चाहिए। तो इसलिए आप भी इस बातों को ध्यान रखिए, सिर्फ स्टेटस पे ही नहीं, रियल लाइफ में भी आप इन्वायरमेंट का ख्याल रखा कीजिए। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो हमारे अक्षांश होते हैं, लैटिट्यूड होते हैं, वो कहाँ आपस में मिलते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है कहीं नहीं, यानी नेवर, यानी वो कभी नहीं मिलते हैं, ये हमारा सही होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो अक्षांश होते हैं ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से होते हैं, तो इसी के कारण मैं बोल रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी बताया था, इसमें भी बता दे रहा हूँ, ये हमारे सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। सो गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है हम होंगे कामयाब कविता किसने लिखी। वैसे मैं आपको बता दूं, हम होंगे कामयाब ये पहले एक इंग्लिश में कविता थी, वी शैल ओवरकम। उसके बाद में इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, तो वही जो हिंदी में ट्रांसलेट किए हैं उनका हमको नाम बताना है। वैसे ये काफ़ी अच्छा गाना है, मेरे स्कूल में तो हमेशा प्रेयर से पहले यही बजता है। तो इसके जो राइटर है वो है हमारे गिरजा शंकर माथुर। आप इनका नाम एकदम अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये गाना जो है काफ़ी फेमस है, और खास करके मतलब जैसे साहित्य के नज़रिए से देखा
जाए उस तरीके से ये काफी फेमस है, तो इसलिए इसको तो आप एकदम अच्छे से याद कर लेना। तो डियर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमारा है विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो हमारा 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे यहाँ पे 5 दिसंबर है तो आप कंफ्यूज ना होना, 1 दिसंबर को ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही है। सो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है चंद्र ग्रहण कब होता है, यानी लूनर इक्लिप्स ऑकर्स व्हेन। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि खान जीएस रिसर्च एकेडमी यानी खान सर जो है इस पे काफी अच्छा वीडियो बनाए थे कि चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को, इन सभी को आप कैसे पहचान सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए कि जैसे कि ये हमारी सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है और इसका ये चांद हो गया, तो ये जो हमारी पृथ्वी है जब बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश जो है ये चांद तक नहीं पहुंच पाता, तो इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा कि सूर्य और चांद के बीच पृथ्वी आ जाती है, यानी अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। सो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन रहा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है? वैसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैंने इसलिए यहाँ पे रखा क्योंकि आप जब सेंट्रल इंडियन स्कूल का पेपर देने जाओगे तो इसमें ये सभी चीजें ज्यादातर पूछ देता है। तो वैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा गोविंद बल्लभ पंत। ये जो थे ये उत्तर प्रदेश के फर्स्ट सीएम बने थे, मे बी शायद 1950 के करीब बने थे, मुझे करेक्ट डेट नहीं पता है, बट मैंने जब इसका रिसर्च किया था विकिपीडिया पे देखा था तो शायद 1950-51 कि यही 2 डेट शायद दिखा रहा था, तो आप एक बार चेक कर लेना। तो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप यहाँ पे देखो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी दिया है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी चीजें पूछना हो तो आप यहाँ से आकर के मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो। यहाँ से हमसे काफी इजी क्वेश्चन पूछा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। किसने बोला था? स्वराज इज माई ब्रथ राइट एंड आई विल हैव इट, ये किसने बोला था? वैसे ये तो ईजी है, मैंने 6 वालों के लिए रखा था, बाल गंगाधर तिलक ने बोला था इसको। वैसे ये 11th क्लास के प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। सो डियर स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे हमसे पूछ रहा है भारतीय मानक समय यानी IST की गणना किस आधार पे किया जाता है, यानी जो उसका डिग्री है वो कितना होता है। वैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ये जो हमारा होगा 82.5 होगा, ये हमारा पॉइंट है, और डिग्री ईस्ट होगा। ये जो ई लिखा है इसका मतलब है हमारा ईस्ट। ईस्ट को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको हम पूर्व बोलते हैं, यानी पूरब दिशा जो होता है उसको यहाँ पे ये डिटेक्ट करता है। तो यह हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। प्लीज इसको आप लोग करेक्ट कर लेना लोग। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ये राम से पूछ रहा है स्वर्गीय राजा रवि वर्मा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के एक प्रख्यात व्यक्ति थे, यानी लेट राजा रवि वर्मा वाज एन इमिटेड फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। इसी के बारे में हमको बताना है। वैसे इनका नाम जिन्होंने नहीं सुना होगा वो तो समझ जाओ यार अभी आप बहुत पीछे चल रहे हो, क्योंकि ये काफी फेमस आदमी है यार, और ये जो है ये हमारे पेंटिंग के लिए काफी ज्यादा जाने जाते हैं। राजा रवि वर्मा का जो पेंटिंग होता है, अगर कोई चित्रकार होगा तो राजा रवि वर्मा का एकदम अंधभक्त होगा, और मेरे जैसा जो आर्टिस्ट होगा तो जरूर इनको जानता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, यानी भारतीय का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इंडियन नेपोलियन। ये जो समुद्रगुप्त थे इन्हीं को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछा जा रहा है पंचायती राज्य के कितने चरण होते हैं, यानी पंचायती राज जो गाँव के लेवल पे किया जाता है उसका कितना स्टेज होता है, लेवल कितना होता है? तो 3 लेवल होता है। जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है वो पंचायती लेवल पे होता है, यानी हमारा जो ग्राम पंचायत जिसको बोला जाता है। दूसरा जो होता है वो हमारा ब्लॉक के लेवल पे होता है, कई बार इसको प्रखंड भी बोला जाता है, और जो तीसरा होता है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा तो ज्यादातर नेशनल वॉलंटियर ब्लड डोनेशन डे का आ जाएगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। वैसे ये जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस जो मनाया जाता है ये हमारा 14 जून को मनाया जाता है, लेकिन आप याद रखना यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पूछा है, इस बात का एकदम आप बिल्कुल ध्यान रखना। तो ये 14 जून हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। सो डियर स्टूडेंट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एक भारतीय किस उम्र में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बन सकता है? व्हाट इज द एज एट विच एन इंडियन कैन बिकम कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप। तो यहाँ पे देखिए कि आप राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कितने एज में बन सकते हैं। वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है ये 35 के एज में होता है, मिनिमम आपको 35 की एज होनी चाहिए। तो अगर आप भी बनने की सोच रहे हो, वैसे किसी बताना मत नहीं तो लोग हंसने लगेंगे, तो आपको भी 35 की एज तक तो पहले इंतजार करना पड़ेगा। उस समय तक आप राजनीतिक में पहले आपको हिस्सा लेना पड़ेगा और एक टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं तमस उपन्यास किसने लिखा था, क्योंकि उसी समय से हम लोग काफ़ी इधर उधर की बात कर रहे थे, अभी तक कोई पुस्तक के लेखक वगैरह के बारे में बात नहीं किए थे, तो अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे देखिए यहाँ पे जो तमस उपन्यास किसने लिखा था, इसके जो राइटर है ये हमारे भीष्मा साहनी है, तो इनका भी नाम आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। वैसे इंटरपोल ना बोल करके अगर मैं ये बोलूँ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन वैसे आपने इंटरपोल का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि अगर आप साउथ मूवीज देखते होंगे या कोई भी अगर अभी आप क्राइम और थ्रिल वाला मूवी देखते होंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम कई मूवीज में इंटरपोल को दिखाया जाता है। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको कि हम इंटरपोल बोलते हैं, वो जो हमारा है इसका जो हेड क्वार्टर है ये पेरिस में है, और पेरिस में भी एक स्पेशल जगह है जिसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। पेरिस में भी ये लियोन में है, पेरिस में LYON लियोन, ये नाम आप याद कर लेना अगर आपको वहाँ पे जाना है या आपका कोई ड्रीम है कि आप इंटरपोल के साथ काम करो। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे पूछ रहा है 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए। अब ये जो प्रस्तावना है ये संविधान प्रस्तावना होता है, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा, इसको संविधान का कुंजी बोला जाता है। कुछ लाइनें मैं पढ़ देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए, आपने कहीं ना कहीं NCERT के बुक पे देखा ही होगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्र प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर रखे अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित करते हैं। जो मैंने पढ़ा है इसको संविधान का उद्देशिका भी बोला जाता है। तो वैसे यहाँ पे जो संविधान संशोधन किया गया था वो हमारा 1976 में किया गया था, तो इसका आप डेट भी याद कर लेना। और उस समय जो 2 नए शब्द जोड़े गए थे, वैसे 3 शब्द जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पे 2 ही शब्द पूछा है, तो 2 शब्द हमारे ये थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, को भी आप एकदम अच्छे से देख लेना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमसे पूछ रहे हैं हिमालय नदी की महत्वपूर्ण विशेषता होती है, द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द हिमालयन रिवर इज। अब देखिए जितनी भी नदियाँ जो हिमालय से बह करके आती है उनकी सबसे खास बात यही रहती है कि वो अपने साथ सिल्ट को बहा करके लाती है, सिल्ट को डिपॉजिट करती है। अब ये जो सिल्ट होता है, अब सिल्ट मतलब एक काफ़ी उपजाऊ जमीन होता है, काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होता है, उसी को अपने साथ वो बहा करके लाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दे आर रिच इन सिल्ट डिपॉजिट। खास करके यहाँ पे ये हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हमसे इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछा है, यानी महत्वपूर्ण पूछा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। सो स्टूडेंट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है भारत ने पहली बार ओलंपिक हॉकी स्वर्ण कहाँ जीता, ये होना चाहिए था, खैर यहाँ पे छूट गया है, मिसिंग है, खैर आप देख लेना। तो यहाँ पे जो हमारा होगा कि कहाँ जीता था, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर होगा ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एम्स्टर्डम में जो हुआ था हॉकी का मैच, वहाँ पे इंडिया ने सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता था, उसके बाद भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो गाइज अब हम बात करते हैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमसे पूछ रहा है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, यानी अग्नि की उड़ान जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। यहाँ पे हिंदी, यहाँ पे जो इंग्लिश में है, यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, यानी उसके लेखक कौन है। अब देखिए जो विंग्स ऑफ फायर है ये एक मोटिवेशनल बुक है, मैंने इसको पर्सनली पढ़ा है और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी जरूर पढ़ना, मतलब ढूंढ करके भी कहीं ना कहीं से पढ़ लेना या कोशिश करना खरीद करके भी पढ़ना, बिकॉज द लीडर्स आर रीडर्स। वैसे मैं यार लीडर नहीं हूँ, बट वैसे यार बन लिया जाएगा, कौन जानता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग भी अभी से रीडिंग पे जरूर काम कीजिएगा। और इसके जो राइटर है वो हमारे APJ अब्दुल कलाम है। वहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अब्दुल कलाम आज़ाद दिया है, जबकि ये नहीं है, ये एक दूसरे पर्सन है, हमारे अब्दुल कलाम जो लिखा गया है ये हमारा सही होगा, APJ अब्दुल कलाम, इनका लिखा गया बायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर में, जिसमें कि अपना पूरा स्ट्रगल लाइफ एक एक चीज़ सब चीज़ें बताया गया है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे, तो यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे उनका नाम अमर्त्य सेन है। वैसे यहाँ पे आ का मात्रा छूट गया, अमर्त्य सेन है। और ये जो हमारा है ये पश्चिम बंगाल से थे और ये शायद 2020 में ही पैंडेमिक के समय में इनको मिला था।
सो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें हमसे पूछ रहा है भारत के राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यदि यानी कब कर सकते हैं, यानी हमारा जो आर्टिकल 360 है ये कब यूज किया जा सकता है, कब किस इमरजेंसी के समय। तो यहाँ पे देखिए जब केंद्र में वित्तीय अस्थिरता हो यानी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी इन द सेंटर, यानी जब केंद्र सरकार के पास फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो यानी पैसे से रिलेटेड कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो जाए उस समय ये 360 लगाया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमसे है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, यानी लाइफ डिवाइन इज अ बुक रिटन बाय। तो इसके जो राइटर है ये हमारे श्री अरबिंदो। वैसे देखिए मैं आपको सीधे आंसर बता दे रहा हूँ ताकि आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लो। सो गाइस वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो गई होगी अभी तक, लेकिन चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि वैसे भी एजुकेशनल वीडियो है, कोई कॉमेडी वीडियो तो है नहीं, तो थोड़ा सा बोरिंग तो हो ही जाता है। क्योंकि वैसे भी मैं भी कोई एक प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि जो आपको थोड़ा हंसी मजाक इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ा सके, बट कोई नहीं, मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मेरे बारे में। वहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर लगाए गए वायुमंडलीय दबाव का कारण है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट ऑन द अर्थ इज ड्यू टू द, यानी देखिए अब जो वायु का जो दाब लगता है, वायुमंडलीय जो दाब लगता है, इसको हम देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम बोलते हैं शॉर्टकट में। वैसे जब आप 11th क्लास में आओगे तो आप समझ जाओगे, इसको शॉर्टकट में एटीएम बोला जाता है। हमारा वायुमंडलीय जो दाब होता है ये किसके कारण लगता है, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण लगता है, ग्रेविटेशनल पुल के कारण लगता है। क्योंकि देखिए हमारी जो अर्थ है और यहाँ पे हमारा ग्रेविटी सभी जो एयर रहता है इसको खींच करके रखी रहती है। तो जो हम पृथ्वी पे रहते हैं तो ये पूरा एयर का हम पे भार लगता है, लेकिन बात ये है कि ये सभी डायरेक्शन से लगता है, तो जिसके कारण कि ये शून्य हो जाता है। इसी के कारण हम इसका दबाव हम फील नहीं कर सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार की छत किसे कहता है, व्हाट इज द कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो है ये हम पामीर के पठार को बोलते हैं, पामीर का पठार है, इसी को संसार का छत बोला जाता है। सो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, हु रोट इकोनॉमिक्स। अब देखिए जो हमारा अर्थशास्त्र है इसको चाणक्य ने लिखा था। अब आप यहाँ पे देखोगे कि चाणक्य में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है, बट ऑफ कोर्स यार यहाँ पे देखिए कौटिल्य दिया है, और चाणक्य का जो नाम है वो सेकेंड नाम उनका कौटिल्य भी है, तो इसलिए आप पे याद रखना। गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है बाणभट्ट किस राजा के दरबारी विद्वान थे। अब देखिए जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के राजकाल में रहते थे, तो बाणभट्ट और हर्षवर्धन इनका आप इस तरीके से कल के मेल बना सकते हैं। तो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है नदी जल विवादों के शीघ्र निपटान हेतु केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा केंद्र सरकार ने कदम उठाया वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन उठाया है, यानी अस्थायी न्यायीकरण के संगठन हेतु मंजूरी, यानी उसका परमानेंट इलाज करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कोई एक नदी है दो राज्यों से होकर के गुजरती है, तो इस नदी को लेकर के दो राज्यों में नदी को लेकर के झगड़ा हो जाता है, तो इन सभी का निपटारा करने के लिए अस्थायी न्यायीकरण के संगठन हेतु केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी। सो डियर स्टूडेंट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है निम्न में से किस विदेशी को भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो यहाँ पे हमारे जो थे वो अब्दुल गफार खान थे जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। तो गाइज यहाँ पे देखिए जो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी यानी भारतीय रिजर्व बैंक की, वो हमारा हुआ था 1 अप्रैल 1935, सॉरी यहाँ पे 1936 हो गया है, तो आप इसको सही कर लेना, 1935 को हुआ था। इसको आप एकदम अच्छे से 1935 करना, प्लीज कमेंट में कोई गड़बड़ मत करना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये हमारा 1935 होगा, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में इसमें हमसे पूछ रहा है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। अब देखिए ज्यादातर जो बंदरगाह होते हैं वैसे वो कोस्टल एरिया में ज्यादातर पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया यानी जो राज्य जो हमारा है इंडिया का जैसे ऐसे जो मैप रहता है इसमें जो हमारा ये सभी जो एरिया है खास करके यहाँ पे हमारे बंदरगाह यानी पोर्ट ज्यादा पाया जाता है। तो ये हमारा जो ये कांडला है ये हमारा यहाँ पे पाया जाता है, यानी यहाँ पे जो हमारा गुजरात का कक्ष है तो यहीं पे हमारा पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा गुजरात। सो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछ रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। जो भी बच्चे क्लास 9th के उसका आंसर जरूर देंगे, क्योंकि उन लोगों का जो क्लास 8th में सप्लीमेंट्री का बुक मिलता है हिंदी में वो हमारा यही पुस्तक मिलता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ने के लिए। और इसके ये जो लेखक है ये जवाहरलाल नेहरू है, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी आप कोशिश करना एक बार जरूर पढ़ना, क्योंकि ये काफ़ी सस्ता बुक है, NCERT के द्वारा आता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। हमसे पूछ रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा हेतु कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा।
सो गाइज इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, जो राष्ट्रपति राज्यसभा में सीटों को मनोनीत करते हैं वो 12 सीटों पे मनोनीत करते हैं, यानी नॉमिनेट करते हैं। और जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है ये भारत में किसी न किसी फील्ड से रहते हैं, कोई संगीत के फील्ड से रहता है, कोई स्पोर्ट के फील्ड से रहता है, यानी जो फेमस पर्सनालिटी रहते हैं उन्हीं लोगों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, बाबर ने प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का उपयोग किया था? सो गाइज बाबर ने जो प्रथम बार किस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था ये हमको बताना है। तो बाबर ने जो फर्स्ट टाइम तोपखाने का यूज किया था हमारे पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, यानी 1526 में जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसी में किया था बाबर ने। इसको तुगलनामा नीति कहा जाता है, तुगलनामा युद्ध नीति। तो गाइज अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें हमारा है कि भारत का संविधान सभा कब स्वीकृत किया गया? तो ये जो हमारा है मैंने आपको उस समय जब पढ़ करके बताया था संविधान का उद्देशिका, उसी में एक डेट आया था 26 नवंबर 1949। तो यही हमारा डेट है, इसको भी आप याद कर लेना। सो गाइज अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। वैसे भी अब हमारा धीरे धीरे लास्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा कि 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना निम्न में से कहां पर की थी? पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1975 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कब किया था? 1875 में किया था। अब कहाँ पे किया था? तो मुंबई में किया था। उस समय उसको बम्बई बोला जाता था, तो ये भी आप याद कर लो। सो गाइज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वैसे ये इजी क्वेश्चन से आप लोगों को पता ही होगा कि केरल है। वैसे ये 6th क्लास के लिए क्वेश्चन था। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च? और मुझे विश्वास है भाई जिसको भी स्पेस में थोड़ा सा भी रुचि होगा वो जरूर उनका नाम सुनते होंगे। और मैंने आपको जो बोला था विंग्स ऑफ फायर पढ़ने के लिए, एपीजे अब्दुल कलाम की जो बायोग्राफी, अगर उसमें भी आप पढ़ोगे तो इनका नाम एकदम 100% आएगा। और वो थे हमारा विक्रम साराभाई। मतलब इंडिया के लिए इन्होंने जो किया है यार, सैल्यूट है यार। ऐसे ऐसे बंदों को, अगर ऐसे ऐसे बंदे इनके जैसे, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसे, मतलब अजीब लोग होते हैं यार। ऐसे ऐसे लोग सदी में 1-2 लोग पैदा होते हैं यार। विक्रम साराभाई को जय हिंद मेरे तरफ से भाई। सो गाइज इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म हो गया है। तो लास्ट में जैसा हर बार बोलता हूँ, लाइक कर देना और शेयर तो वैसे शुरू में ही मैंने आपसे बोल दिया था, कर ही दिए होंगे, लेकिन सब्सक्राइब तो अभी भी बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे, तो कर देना यार। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।